हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीजें आ रही है, एक तो वर्ड आ रहा है प्रोजेक्टाइल और एक आ रहा है मोशन। तो मोशन का मतलब तो आपको पता है कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। वो मोशन तीन तरह का हो सकता है। बॉडी हो सकता है किसी एक ही एक्सिस पर अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, इधर एक्स वाई और जेड किसी एक ही एक्सिस पर चेंज कर रही हो, तो उसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। लेकिन जब बॉडी दो एक्सिस पर एक साथ अपनी पोजीशन चेंज करे, या फिर ऐसा बोला जाए मोशन इन प्लेन हो, तो उसे टू डायमेंशनल बोलते हैं। टू डायमेंशनल मोशन का ही एक टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक टाइप और हमें आगे चल के पढ़ना है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन, है ना? ये बात तो क्लियर है, हम इसे टू डायमेंशनल मोशन में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर बॉडी स्पेस में अपनी पोजीशन चेंज करे तो थ्री डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं। अब मोशन का मतलब क्लियर है कि जब बॉडी पोजीशन चेंज करती है, वो एक्स पर, वाई पर, जेड पर, तीनों पर एक साथ, कोई दो पर या किसी एक पर हो सकती है। किसी एक पर है तो वन डायमेंशनल है, दो पर है तो टू डायमेंशनल है, और तीन एक्सिस पे पोजीशन चेंज हो रही है तो थ्री डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन इसमें एक वर्ड और आ रहा है प्रोजेक्टाइल। तो ये जो प्रोजेक्टाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है वो बॉडी जो बिना किसी इंटरनल एनर्जी के मोशन करे। बात समझ में आई? ऐसी बॉडी जो बिना किसी इंटरनल एनर्जी के मोशन करे, जो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में या जो किसी फोर्स के इफेक्ट में मोशन करे, जिसके मोशन को हम प्रिडिक्ट कर पाए, हम समझ पाए कि किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, किस मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, कितने टाइम तक ट्रेवल करेगा, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर पाए। ये हम कब कर सकते हैं? जब वो किसी फिक्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या किसी फोर्स के इफेक्ट में मोशन कर रहा हो। लेकिन सोचो, अगर बॉडी इंटरनल एनर्जी यूज कर ले, है ना? मान लो मैंने एक चिड़िया को पकड़ा और उसे उठा के फेंक दिया। थोड़ा सा खतरनाक एग्जांपल है, लेकिन ठीक है। मैंने चिड़िया को फेंक दिया, तो क्या हम बोल सकते हैं वो इसी पाथ में चलेगी? नहीं, हो सकता है चिड़िया एक हाइट तक जाए, उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। लेकिन क्या वो बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाएगी जिसके पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है? अगर चिड़िया की जगह मैं एक बॉल फेंकता हूं, तो क्या वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाएगा? नहीं, वो चेंज नहीं कर पाएगा। वो उसी तरह से मोशन करेगा जैसे ग्रेविटी उसे चलाएगी। तो प्रोजेक्टाइल हम उस बॉडी को कह सकते हैं जो बिना किसी इंटरनल एनर्जी के मोशन करे। ठीक है, तीन तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन है जो हमें यहां पर पढ़ना है। ठीक है, तीन तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन है। कौन कौन से हैं? चलो नाम समझ लेते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन है जो हमें पढ़ना है? तीन टाइप है भाई साहब। कौन कौन से हैं? चलो समझते हैं। पहला है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। बुक में आपको ये सेकंड नंबर पे दिखेगा, लेकिन मैं यहीं से शुरू करूंगा। फर्स्ट में ऑब्लिक ही पढ़ाऊंगा। ऑब्लिक पढ़ने से आगे के फंडे बहुत जल्दी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। सेकंड है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड द थर्ड वन इज second horizontal projection and the third one is inclined projection. ये प्रोजेक्टाइल मोशन का तीसरा टाइप है। तो इस तरह से तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन है: ऑब्लिक प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड इंक्लाइंड प्रोजेक्शन। ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड, ऐसे तीन तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है। हाँ, हो सकता है बुक में आपको हॉरिजॉन्टल पहले दिखे, लेकिन मैं ऑब्लिक पहले पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा करेक्ट है और इसे पढ़ने से ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एक टू डायमेंशनल मोशन है, तो ये किसी प्लेन में होगा, इसलिए मैंने यहाँ एक प्लेन ड्रॉ कर लिया है। और वो प्लेन कौन सा बनाया है? एक्स वाई प्लेन। क्या जरूरी है हमेशा एक्स वाई बनाया जाए? क्या एक्जेड नहीं बना सकते? क्या वाई जेड प्लेन नहीं बना सकते? बना लो भाई, बना लो। प्लेन बनाना है, कोई भी दो एक्सिस ले लो। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि एक्स और वाई ही ड्रॉ करना है। कोई भी दो एक्सिस से आप एक प्लेन बना सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है? हम किसी प्लेन में बॉडी को ओरिजिन से इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो कर देते हैं। बॉडी इस तरह से किसी पैराबोलिक पाथ में चलती हुई किसी पॉइंट पे जाके गिर जाती। तो इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब है किसी एंगल पर। ऑब्लिक का मतलब है किसी एंगल पर। तो यहां हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए थ्रो किया है, इसलिए मैं इसे ऑब्लिक बोल रहा हूं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड टाइप है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये अर्थ सरफेस
और ये कोई टावर h हाइट का, ठीक। अब ये तरह इस प्रोजेक्शन में क्या होता है, बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रो किया जाता है, हॉरिजेंटली किसी वेलोसिटी u के साथ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, इसलिए इसका नाम है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। अब ये बॉडी इस तरह से पाथ बनाते हुए यहां आके गिरती है, इस तरह के प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। एक और टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन का इंक्लाइन, जिसमें किसी इंक्लाइन प्लेन पर, मान लो अल्फा एंगल का कोई इंक्लिनेशन है, कोई इंक्लाइन प्लेन है ना, इस इंक्लिनेशन पर बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया जाता है। अब ये बॉडी इस तरह से आके गिरती है। तो जब ऑब्लिक प्रोजेक्शन किसी इंक्लिनेशन पर किया जाता है तो वो इंक्लाइंड प्रोजेक्शन होता है। हाँ, एक और चीज हो सकती है, मैंने बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, अब इंक्लाइंड पे ऊपर से नीचे फेंकते हो तो वो भी इंक्लाइंड प्रोजेक्शन ही होता है। चलिए, तो ये बात क्लियर। प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल वो बॉडी है जो बिना किसी इंटरनल एनर्जी की मोशन करती है। मोशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वो एक एक्सिस पे भी हो सकती है, दो पे और तीन पे भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर दो एक्सिस में पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टाइप ऑफ 2D, टाइप ऑफ 2D। 2D से मतलब क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। टाइप ऑफ 2D में 2D का मतलब क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन तीन तरह से हमारे सिलेबस में है, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है ऑब्लिक प्रोजेक्शन की, उसे उठाते हैं और वन बाय वन सबको समझना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और ऑब्लिक प्रोजेक्शन से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम सब चीजों को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। समझते हैं भाई साहब, ठीक है। यहां एक लाइन बना ली मैंने, तो इस तरह से हमारे सामने आ गया है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन, एक एक्स वाई प्लेन मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, इसे मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस और इसे क्या बोल रहा हूं, वाई एक्सिस, ठीक। तो एक एक्स वाई प्लेन हमारे सामने है, हम जिस प्रोजेक्शन को समझना चाह रहे हैं वो कौन सा है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इस तरफ थोड़ा शाइन होता है, देखने में प्रॉब्लम आती है ना। तो दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब समझते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है। देखो हम क्या करने वाले हैं, इंक्लिनेशन एक एंगल बनाते हुए है ना, हॉरिजॉन्टल से, ये मान लो यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल रखा हुआ है, मास m, इसे हमने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ किसी प्लेन में थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया। तो ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी गई बच्चों, u, हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बनाया गया है, थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने इसे थ्रो कर दिया। अब एक बात बताओ, जो इनिशियल वेलोसिटी वो किस डायरेक्शन में है, क्या वो एक्स के डायरेक्शन में है, नहीं। क्या वो वाई के डायरेक्शन में है, नहीं। क्या वो प्लेन में है, हाँ, ये तो प्लेन की डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो तो प्लेन की डायरेक्शन में है। और अगर ये इनिशियल वेलोसिटी प्लेन की डायरेक्शन में है तो क्या इसके दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं जो एक्स और वाई पर हमें दिखाई देंगे, बिल्कुल बना सकते हैं, चलो बनाते हैं। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर ये बनेगा और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पर ये बनेगा, ठीक। तो इस तरह से दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये कंपोनेंट बनेगा वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर। तो u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और u का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। तो इस तरह से हमें इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिले, कौन कौन से, u cos थीटा एंड u sin थीटा। नाउ u क्या था बच्चों, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, और हमने उसके कंपोनेंट बना दिए। कंपोनेंट बनाने को अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं, जिसे फिजिक्स आता है, जिसे मैथमेटिक्स आता है, जिसे वेक्टर आता है, वो तो बोलेगा इट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, है ना। ये तो किसी वेक्टर का दो कंपोनेंट में रिजोल्यूशन है। लेकिन जिसे वेक्टर नहीं आता या जिसे मैथ्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, उसे अगर मैं सिखाना चाहूं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो मैं आम बोलचाल की भाषा में बोल सकता हूं टुकड़े। क्या करा हमने, किसी वेक्टर को तोड़ दिया। तो जब हम किसी वेक्टर को तोड़ते हैं तो हमें दो टुकड़े मिलते हैं और उन्हीं दोनों टुकड़ों को क्या बोला जाता है, कंपोनेंट्स। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पेन को तोड़ दूं तो क्या मुझे पेन के टुकड़े मिलेंगे, अगर मैं किसी पेंसिल को तोड़ दूं तो क्या मुझे पेंसिल के दो टुकड़े मिलेंगे, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को तोड़ दूं
तो क्या जो दो टुकड़े होंगे वो भी इनिशियल वेलोसिटीज ही होंगी? भैया पेंसिल के टुकड़े पेंसिल ही होंगे ना, पेन थोड़ी बन जाएंगे। वैसे इनिशियल वेलोसिटी के दो टुकड़े भी इनिशियल वेलोसिटीज ही होगी, वो थोड़ी पेन बन जाएंगे। तो क्या ये बात क्लियर है कि यू क्या है ना? यू क्या है यहां पर? यू को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यू को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और क्या हम इसे बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी? इसे हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी। या तो हम इसे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ऐसे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, या फिर इसे हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन प्लेन। इस प्लेन में जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो। तो ये सब नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग नामों से इसे डिफाइन करता है। क्वेश्चन कई बार बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप समझ जाओगे यू की वैल्यू है। कई बार क्वेश्चन बोलेगा द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो भी आप समझ जाओगे। कई बार क्वेश्चन बोलेगा द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन प्लेन इज 10 मीटर पर सेकेंड, तब भी आप समझ जाओ कि ये सारी वैल्यूज यू की वैल्यू है, इसलिए मैंने सारे नाम आपको बताए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थीटा? इस थीटा को क्या बोला जाता है? थीटा क्या है? क्या क्वेश्चन ऐसा बोलेगा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 60? नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा। क्वेश्चन थीटा को क्या बोलेगा? क्वेश्चन जनरली थीटा के लिए एक टर्म यूज करता है, वो है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर क्वेश्चन इसे बोलेगा डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन बोलेगा इसे डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, या फिर क्वेश्चन इसे बोलेगा ऑब्लिक एंगल। अगर इनमें से कोई भी नाम आपको दिखाई देता है, इसका मतलब क्वेश्चन थीटा की बात कर रहा है। ठीक, ये भी सीख गए। चलो, अब अगर मैं सिर्फ एक एक वेलोसिटी को देखूं और इसे समझने की कोशिश करें, तो ये डायग्राम हमें क्या दिखा रहा है और क्या सिखा रहा है, देखो समझते हैं। अब सोचो ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल, इसके पास एक वेलोसिटी है u cos थीटा इस डायरेक्शन में। तो अगर सिर्फ प्रोजेक्टाइल के पास एक ही वेलोसिटी होती u cos थीटा, तो ये क्या करती? इसे चलाती। क्या करती? इसे चलाती। अगर इसके पास सिर्फ u sin थीटा होता, अगर इसके पास होता सिर्फ u sin थीटा, तो इस डायरेक्शन में, तो ये u sin थीटा के कारण ऊपर उठता तब तक जब तक ये u sin थीटा जीरो ना हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो u sin थीटा से ये ऊपर चलता, कहीं वेलोसिटी जीरो होती, वहां से पलटी मार देता, फिर नीचे आ जाता। तो अगर सिर्फ u sin थीटा होता तो ऐसे चलता, ओए ओए। सिर्फ u cos थीटा होता तो ऐसे चलता, ओए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। u cos थीटा होता तो ऐसे चलता, u sin थीटा होता तो ऐसे चलता। लेकिन यहां तो दोनों है, यहां तो दोनों है। तो u cos थीटा चलाएगा और u sin थीटा ऊपर उठाएगा और वापस नहीं चलाएगा, और ये दोनों चीजें साथ में होगी। देखो, मान लो ये जो टिप है ना, मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, यहां से एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, इस रिमोट को मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। सिर्फ u cos थीटा होता तो ये ऐसे चलता, सिर्फ u sin थीटा होता तो ये ऐसे चलता। लेकिन दोनों है, तो u cos थीटा के कारण आगे बढ़ेगा और u sin थीटा के कारण ऊपर जाएगा। u cos थीटा के कारण आगे बढ़ेगा, u sin थीटा के कारण ऊपर जाएगा, आगे भी बढ़ेगा ऊपर भी जाएगा, आगे भी बढ़ेगा ऊपर भी जाएगा। लेकिन कहीं जाके u sin थीटा जीरो हो जाएगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा नीचे भी आएगा, आगे भी बढ़ेगा नीचे भी आएगा, और इस तरह से चला जाएगा। u cos थीटा होता तो ऐसे चलता, u sin थीटा होता तो ऐसे चलता, दोनों है तो ऐसा चला। कुछ बात समझ में आई कि ये आगे भी बढ़ेगा, ऊपर भी जाएगा और फिर नीचे भी आएगा, तो इसका जो पाथ होगा वो ये हो जाएगा। u cos थीटा आगे बढ़ा रहा है, u sin थीटा ऊपर ले जा रहा है, तो देखो आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है। मैक्सिमम हाइट पर u sin थीटा की वैल्यू, वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो गई। उसके बाद ग्रेविटी ने इसको फिर नीचे खींचना शुरू कर दिया, अभी आगे भी बढ़ रहा है नीचे भी आ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है नीचे भी आ रहा है, और फाइनली इस पॉइंट पे आके टकरा गया। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर कई सारे पैरामीटर्स हमारे सामने आ गए हैं, कई सारी चीजें हमारे सामने आ गई है। थोड़ा सा
और बेसिक ज्ञान हम इसमें लाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, सब समझेंगे। पूरा पीएचडी करेंगे इसके ऊपर, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर पूरा पीएचडी, सब कुछ, हर चीज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमें समझ में आनी चाहिए, तभी हम उसे अप्लाई करना सीख पाएंगे। ठीक, तो हर वो चीज समझने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है, जो सवाल होने के लिए जरूरी है, जिससे सवाल आपसे खुद से बने, वो हर चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो समझो, सीखो कि क्या क्या हमें सीखना है, पहले वो समझते हैं। एक बात बताओ, जब हमने इसे फेंका था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू थी। अब अगर मैं एक सवाल पूछूं कि मान लो, एक नया डायग्राम बना लेता हूं, एक नए डायग्राम में पूछता हूं सवाल, है ना, ये मैंने फिर से एक्स वाई प्लेन बनाया है, प्रोजेक्टाइल बना लिया। जब इसे फेंका गया था तब तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, एंगल थीटा था। क्वेश्चन ये है कि जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर पहुंच गया, यहां पहुंचने में इसको टी टाइम लगा, तो क्या अभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी जो पहले थी, या बदल जाएगी? ये एक पहला सवाल। क्या वर्टिकल वेलोसिटी वही होगी जो पहले थी, या बदल जाएगी? क्या इनिशियल वेलोसिटी यू थी, यहां पर भी वेलोसिटी यू होगी या कुछ और होगी? यहां पर एंगल थीटा था, क्या यहां भी एंगल थीटा ही होगा या कुछ और होगा? ये अगला सवाल है। ये यहां से यहां तक एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये यहां से यहां तक वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ये वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, अब इसे मैं बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे बोल रहा हूं वर्टिकल कंपोनेंट, और इसे इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसे मैं बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। उस इंस्टेंट की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो गई, तो हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ी देर पहले याद करो, इस एंगल को मैंने क्या बोलना सिखाया था आपको? डायरेक्शन। तो क्वेश्चन बोल सकता है कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी। तो अभी हम किसी भी तरह से सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि कुछ भी पूछ लिया जाए कैसे कैलकुलेट होता है। मैंने बहुत सारे सवाल आपके सामने रख दिए। सवाल शुरू में आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको पता हो कि सीखना क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि सीखना क्या है तो सीखेंगे कैसे? चलो, मेरे ख्याल से सारे सवाल क्लियर है, ये समझ में आ चुका है कि सीखना क्या है, सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है, अब सीखना शुरू करते हैं। अब एक बात बताओ, एक्स पे पहले तो वेलोसिटी पता थी, बाद में चाहिए, एक्स पहले वेलोसिटी पता है, बाद में चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल चाहिए, तो कोई ना कोई तो इक्वेशन लगाना पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमें ये पता करना पड़ेगा कि मोशन एक्सेलरेटेड है या फिर मोशन यूनिफॉर्म है। ठीक, तो पहले हम ये समझते हैं कि मोशन एक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्म है, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलो फिर से बना लेता हूं मैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, क्या बना लेते हैं फिर से? एक्स वाई प्लेन। लो भाई, ये बना लिया हमने एक्स एक्सिस, और ये सॉरी वाई एक्सिस, और ये बना लिया अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, नाम लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा? एक्स एक्सिस, और इसे क्या बोल रहा हूं मैं? इसे हम बोल रहे हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये रहा प्रोजेक्टाइल जिसे हमने थ्रो किया था, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब ये प्रोजेक्टाइल कुछ पैराबोलिक पाथ में ऐसे चला था और यहाँ के गिरा था। सवाल मैंने सारे इस पॉइंट पे पूछे थे आपसे, फिर से मैं इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं, इस पॉइंट पे सारे सवाल पूछे गए। इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करने के लिए आप एक टेंजेंट बना लो, तो ये जो टेंजेंट होगा यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। अब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे ये वाले, इसे मैं नाम दे देता हूं Vx और इसको नाम दे देता हूं Vy, और इसकी जो डायरेक्शन है उसे नाम दे देता हूं बीटा। ठीक, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय Vx? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर बोल दो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। व्हाट डू यू मीन बाय Vy? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर इसको नाम दे दो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t ऑन y एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी ऑन x एक्सिस था u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस कितना था? u sin थीटा। इस बार जस्ट मैंने ड्रॉ किया, वेक्टर की मेथड नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ नाम लिखा है। तो हम
सबसे पहले समझते हैं कि इन वेलोसिटीज को कौन अफेक्ट कर सकता है। वेलोसिटी को अफेक्ट कर सकता है एक्सेलरेशन, वही तो है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। वेलोसिटी को कौन अफेक्ट कर सकता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ही है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। लेकिन एक्सेलरेशन को लाता कौन है? फोर्स। अब फोर्स तो दो तरह का एक्सेलरेशन ला सकता है। फोर्स ला सकता है वन टाइम एक्सेलरेशन और फोर्स ला सकता है कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन। और वन डायमेंशनल मोशन में हम ये पढ़ के आए हैं कि अगर एक्सेलरेशन कंटिन्यूअस है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो हमें यहां पर ऐसा फोर्स ढूंढना है जो कंटिन्यूअस हो, कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू कहीं नहीं बदल रही हो। तो वो है इस बॉडी का वेट, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण एक जो फोर्स लग रहा है mg, क्या ये थ्रू आउट द मोशन प्रोजेक्टाइल किसी भी पॉइंट पर आ जाए, हर पॉइंट पर mg ही होगा? तो यहां पर एक कांस्टेंट कंटिन्यूअस फोर्स है। किस पर? y एक्सिस पर। लेकिन क्या x एक्सिस की डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं, x की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और एक और बात, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते समय हमें तीन चीजों का कंसिडरेशन लेके चलना पड़ता है। पहला, एयर फ्रिक्शन होता ही नहीं है। दूसरा, अर्थ का रोटेशन हो नहीं रहा है, अर्थ रुकी हुई है। और तीसरा, कहीं पर भी कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो हॉरिजॉन्टल पे फोर्स लगा सकता है। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल पे कोई फोर्स नहीं है, एयर फ्रिक्शन भी नहीं है, प्रोजेक्टाइल पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, अर्थ अपने रोटेशन नहीं कर रही है, वो भी रुकी हुई है। इन सब चीजों को मानकर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये सब नहीं होता। प्रैक्टिकली एयर फ्रिक्शन भी होता है ना, एयर ड्रैग भी होता है, अर्थ का रोटेशन भी होता है। तो प्रैक्टिकली चीजें अलग होगी, थियोरेटिकली थोड़ी सी अलग होगी। चलो, तो अगर मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस पर क्या कोई फोर्स है? क्या कोई फोर्स है जो एक्स एक्सिस पर है? नहीं, एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो है। अगर फोर्स जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? हाँ, कोई फोर्स नहीं है मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन क्या वाई एक्सिस पर कोई फोर्स है? हाँ, वाई एक्सिस पर फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना? mg। मास से डिवाइड करो, एक्सेलरेशन कितना? g। तो जो बातें हमें समझ में आई है, उन्हें मैं यहां लिखता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, फिर बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन, और फिर बात करेंगे टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन की, ठीक। और ये सब चीजें हम किसके लिए बात करने वाले हैं? ये सब बात करेंगे एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। ये सारे पैरामीटर हमें समझना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, ठीक। किस किस के लिए? एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए। चलो समझते हैं भाई। इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस इज u cos थीटा। अब अगली बार मैं जब आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी क्या है जिससे बॉडी ने एक्स पे चलना शुरू किया था, तो आपका जवाब होना चाहिए u cos थीटा। पढ़ते हुए सिर्फ समझना नहीं होता, कुछ चीजें याद रखना होती है। जो आपको समझ में आ गया उसे याद भी रखना है। अब आगे चल के मैं आपसे पूछूंगा कि एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आपको याद होना चाहिए u cos थीटा है। क्योंकि अगर ये याद होगा तो आगे की चीजें बहुत स्मूथली समझ में आएगी और इतना आसान लगेगा कि जैसे खुद डेरिवेशन कर सको, ठीक। नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इट इज u sin थीटा। मतलब जब बॉडी ने एक्स पे चलना शुरू किया तो u cos थीटा से किया था। बॉडी ने जब वाई एक्सिस पे चलना शुरू किया तो किससे किया था? u sin थीटा से। नाउ एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस में आपको समझा चुका हूं कितना है? जीरो। एक्स एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। देयर इज एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस, है ना, कितना है? फोर्स mg, डिवाइड करो मास से, तो एक्सेलरेशन कितना है? g। लेकिन किधर है? डाउनवर्ड, तो मैं इसे लिखूंगा -g। तो वाई एक्सिस पर एक एक्सेलरेशन है -g। ध्यान से देखो, एक्स पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब टाइप ऑफ मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बोलेगा अगर लगा ले तो लगा लो, तो कोई बुराई नहीं है। इक्वेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे सारे कैलकुलेशन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से किए जा सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी किए जा सकते हैं। इक्वेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लगा ली तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। यूनिफॉर्म मोशन की एक खासियत है कि वहां पर
अगर आप इक्वेशन लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 0 रखेंगे, और अगर नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। नाउ क्या वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन है? हाँ भाई ये तो है, माइनस जी लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पर तो एक्सेलरेशन है। और अगर एक्सेलरेशन है तो टाइप ऑफ मोशन कैसा होगा? टाइप ऑफ मोशन होगा एक्सेलरेटेड मोशन, या ऐसा बोल दो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि कभी एक्सेलरेट होगा कभी रिटार्ड होगा, तो मोशन में दोनों लिखने से अच्छा है लिख दो नॉन यूनिफॉर्म। कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगी? हाँ, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन सॉल्व करना है तो इक्वेशन लगाना ही पड़ेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन सॉल्व करना है तो इक्वेशन लगाना ही पड़ेगी, और इक्वेशन लगाने के पहले एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगी कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, और नहीं है तो इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाए तो क्या फिर कोई दूसरा रास्ता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक। ये सब चीजें हम 1D में पढ़ के आए, ये सब चीजें हमने 1D में समझी है। अब इस चार्ट की हेल्प से सबसे पहले हम Vx, Vy, V और बीटा कैलकुलेट करते हैं। Vx, Vy, V और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस चार्ट की हेल्प से, और इवन पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सब कुछ, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट, सब कुछ इससे ही कैलकुलेट होने वाला है भाई, सब कुछ इससे कैलकुलेट होने वाला है। तो अगर अभी तक की कहानी आपने बहुत अच्छे से समझी है तो आगे की पूरी कहानी क्लियर है। अभी तक की कहानी पूरी याद हो गई है तो आगे के सारे डेरिवेशन खुद भी कर सकते हो। थोड़ी सी मेथड समझ लो, थोड़ी सी मेथड समझ लो कैसे, है ना, थोड़ी सी मेथड समझो कैसे कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। चलो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद वेलोसिटी, है ना, हेडिंग क्या लिखा मैंने? वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद हमें वेलोसिटी चाहिए। अब अगर आपको टी टाइम के बाद वेलोसिटी चाहिए तो हमें यहां लगाना पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो लगाते हैं। टी टाइम के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन हमने पढ़ा है दीज इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर वन डायमेंशनल मोशन। ये इक्वेशन तो सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। तो या तो हम इस इक्वेशन को एक बार में एक्स एक्सिस पर लगा पाएंगे, या फिर हम इस इक्वेशन को वाई एक्सिस पर लगा पाएंगे। एक बार में एक ही एक्सिस पे लगा सकते हो, एक वैल्यू एक्स की एक वैल्यू वाई की, ये नहीं कर सकते। यही वो गलतियां हैं जो होती है। मैं हर चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, बस ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, कॉन्सेंट्रेट करते जाओ, बस इतना काम कर लो कि इस इक्वेशन को तभी लगाया जा सकता है जब मोशन वन डायमेंशनल हो। वन डायमेंशनल तभी होगा जब वो किसी एक एक्सिस पर होगा। तो या तो इक्वेशन को एक्स पे लगाओ या वाई पे लगाओ, एक्स वाई की मिक्स वैल्यूज यहां पे नहीं रखी जा सकती। चलो एक्स पे लगाते हैं। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी ऑन एक्स एक्सिस कितनी है? टी टाइम के बाद एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी कितनी है? वी एक्स। तो v की वैल्यू एक्स एक्सिस के लिए क्या हो गई? वी एक्स। इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, थोड़ी देर पहले मैं बोला था याद कर लो, मैं पूछूंगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस बोलो, u cos थीटा। एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है एक्स एक्सिस पर? 0। तो यहां रख दो 0 इंटू टी। क्या ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी? तो हमें मिला वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। क्या मिला बच्चों? वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। इससे हमें समझ में आया कि एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी पहले भी यू कॉस थीटा थी, टी टाइम के बाद भी यू कॉस थीटा है, और होना भी था। कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो कोई चेंज नहीं है वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है? क्या वही 0 है? तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी। और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी पहले भी यू कॉस थीटा थी, बाद में भी यू कॉस थीटा है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आते हैं वाई एक्सिस पर, सेम इक्वेशन को वाई एक्सिस पे अप्लाई करते हैं। तो वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस टी टाइम के बाद क्या है? ये v की वैल्यू क्या है वाई एक्सिस पर? वी वाई। इनिशियल वेलोसिटी, यू का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और हम किस एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। टिप टिप के बताओ। इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस इज u sin थीटा। तो क्या u की जगह हमें रखना चाहिए u sin थीटा? हाँ भाई,
एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस माइनस जी। एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस कितना है? माइनस जी। तो जहां एक्सेलरेशन वहां रख दो माइनस जी, टी की वैल्यू टी टाइम के बाद बताना है। सो दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड द वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस आफ्टर टाइम टी। ठीक, तो Vx और Vy की वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसमें Vx और Vy का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? ठीक, तो Vx का मतलब क्या है बच्चों? Vx क्या है? ये क्या है? वेलोसिटी ऑन x एक्सिस आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद x पे वेलोसिटी। इस Vy का मतलब क्या है? ये है वेलोसिटी ऑन y एक्सिस आफ्टर टाइम t टाइम के बाद y एक्सिस पर वेलोसिटी। नाउ अब हमें चाहिए v, और v का नाम क्या है? v को हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो अब मैं यहां लिखता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसे हमने यहां v से रिप्रेजेंट किया है। तो वेलोसिटी इन प्लेन भी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है। और अगर ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में ये Vx है, ये Vy है जो 90 डिग्री पर है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही V है, और ये जो रिजल्टेंट है यहां से बीटा एंगल भी बना रहा है। तो क्या दो वेक्टर्स का 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना आता है? क्या दो वेक्टर्स का 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना आता है? आता है। और अगर आता है तो वही तो V है भाई। ये वेक्टर इन दोनों का सम ये है, तो इसके लिए हमें वेक्टर सम आना चाहिए। और वेक्टर सम के लिए फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है? 90। तो cos 90 0, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 मतलब 0, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो हमें मिलेगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx vy cos 90। cos 90 क्या होता है? 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0। तो हमें मिलेगा v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहां से मिलेगा v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो क्या आपको vx और vy कैलकुलेट करना आता है? हाँ, ये रहा। क्या हमें vx और vy की वैल्यू कैलकुलेट करना आती है? बिल्कुल आती है। पहले वाले दो ब्लू बॉक्स देखो, यहां से हमें Vx और Vy कैलकुलेट करना आता है, और इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहां पुट कर दें तो क्या हमें V मिल जाएगा? यस, इस तरह से हमें V मिल जाएगा। और V क्या है? V तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। चलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक हम लोग आ गए। अब हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसे मैंने यहां पर बीटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, चलो, तो इस डायग्राम को मैं एक बार फिर से बना लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम, और बीटा कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा Vx, ये था Vy, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V, और ये थी इसकी डायरेक्शन बीटा। ठीक है, तो एक छोटा सा हेडिंग लेते हैं जिसको नाम देते हैं डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और किससे रिप्रेजेंट किया हमने इसे? बीटा से। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां एक ट्राइंगल बनाऊं, ये Vx, ये Vy, ये बीटा, तो अगर ये Vy है तो क्या ये भी Vy होगा? और ये क्या है? Vx। तो अगर हम इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जानते हैं और बेस भी जानते हैं, तो क्या हमें tan बीटा लगा देना चाहिए? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू एंगल के सामने वाली होती है, और ये Vy है, बेस की वैल्यू है Vx। तो इस तरह से इस डायग्राम से हमें मिलेगा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स Vy बाय Vx। ठीक, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स Vy बाय Vx। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा फॉर्मूला टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, थोड़ा और अच्छे से कोई बोलेगा Vx Vy कैसे? ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा है कि अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं बीटा इक्वल टू tan इनवर्स Vy की वैल्यू u sin थीटा माइनस gt,
और Vx की वैल्यू u cos थीटा, Vx की वैल्यू u cos थीटा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये भी फॉर्मूला हो सकता है टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा टफ लगेगा, क्यों? क्योंकि Vx Vy की वैल्यू पुट कर दी है। तो Vx और Vy को इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, यहां वैल्यूज पुट करो, बीटा आपके सामने। तो इस तरह से हमें अभी तक क्या क्या आ गया कि एक्स एक्सिस का मोशन कंप्लीटली यूनिफॉर्म है। थ्रू आउट द मोशन एक्स पे वेलोसिटी कभी नहीं बदलने वाली, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन वाई एक्सिस पर जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इस पर एक फोर्स है जो कंटिन्यूअस है, जिसकी वैल्यू mg है, जो -g का रिटार्डेशन दे रहा है। ठीक, तो इनिशियली रिटार्ड करेगा और फिर जब बॉडी इसकी डायरेक्शन में चलेगी तो एक्सेलरेट भी करेगा। ठीक, तो यहां पर हमें यह नहीं समझना है कि g को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है, ये कुछ नहीं समझना है। g इज ऑलवेज नेगेटिव थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। हम क्या मान के चलेंगे? g इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंने y एक्सिस में अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -g लिखी थी। देखो y एक्सिस पर मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू -g लिखी थी। क्यों लिखी थी? क्योंकि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हम इसे -g ही लेके चलने वाले हैं। ठीक, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें इसके बारे में नहीं सोचना है कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। चलो भाई, ये बना लिया हमने अपना y एक्सिस और ये आ गया हमारा x एक्सिस। इस डायग्राम को मुझे बार बार बनाना पड़ेगा क्योंकि सारा कैलकुलेशन इसी में चल रहा है। ये y एक्सिस, ठीक, प्रोजेक्टाइल जो था हमारा वो कुछ इस तरह से चला था, ऐसे ही चला था प्रोजेक्टाइल। इसमें मैंने आपसे बोला था कि t टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल यहां आ चुका है, t टाइम के बाद यहां आ चुका था। इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमें कुछ कुछ मिल चुके थे। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो था Vx, वर्टिकल कंपोनेंट था Vy, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने v नाम दिया था, डायरेक्शन को बीटा, और यहां तक के कैलकुलेशन भी सारे कर चुके हैं। अब क्या समझना चाहते हैं? जब इतना सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें समझना चाहते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर पहुंचा तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। एक्स एक्सिस पे इतना आगे बढ़ चुका है और वाई एक्सिस पर इतना ऊपर उठ चुका है। ये वाई है तो ये भी वाई होगा। तो एक्स और वाई क्या है? बॉडी को यहां तक आने में टी टाइम लगा है, टी टाइम लगा है, तो टी टाइम में होने वाला डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो एक्स और वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम के बाद होने वाला डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या हमें चुपचाप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहिए? यस, सेकंड इक्वेशन क्या होती है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फिर पूरी कहानी सुनाऊंगा, फिर सारी चीजें बताऊंगा, इस उम्मीद में कि कभी तो तुम्हें याद हो जाएगा कि क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। हाँ, क्या ये तभी अप्लाई की जा सकती है जब मोशन वन डायमेंशनल हो? हाँ, ये भी सही है। क्या ये इक्वेशन तभी अप्लाई की जा सकती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? हाँ, ये भी सही है। तो जब भी आप इक्वेशन लगाने जाओ, कहीं भी, कहीं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में, तो दो चीजें हमेशा चेक करना। कौन सी दो चीजें? कि क्या मोशन वन डायमेंशनल है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर दोनों चीजें हैं तो इक्वेशन लगा देना। अब जैसे मैं ये बात बोलता हूं बच्चे को डाउट आ जाता है, क्या पता आपको आया या नहीं, लेकिन बच्चे को डाउट आ जाता है। डाउट क्या आता है? ये तो टू डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं और ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन वन डायमेंशन के लिए दी हुई है, यहां कैसे लगाएंगे? भैया हम इस टू डायमेंशन को तोड़ चुके हैं दो 1D में। इस 2D को हम दो 1D में तोड़ चुके हैं। एक एक्स पे तोड़ा है, एक वाई पे तोड़ा है, और एक बार में या तो मैं एक्स पे लगाता हूं इक्वेशन या वाई पे लगाता हूं। ऐसा ही वेलोसिटी में किया, ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट में भी करेंगे। ठीक है, हम इस इक्वेशन को तोड़ चुके हैं दो अलग अलग इक्वेशंस, दो अलग अलग एक्सिस पर। तो इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस पे अलग तरह से लगाया जाएगा, वाई एक्सिस पे अलग लगाया जाएगा, एक बार में एक ही एक्सिस, क्योंकि इक्वेशन 1D के लिए बनाई गई। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस पर अप्लाई करेंगे
तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां से यहां तक x की रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑन x एक्सिस? इट इज u cos थीटा। क्या बात याद है कि x एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा है। तो जब हम u की वैल्यू पुट करेंगे तो u की वैल्यू यहां रखना चाहिए हमें u cos थीटा। टाइम t है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस ये तो 0 है, तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिलेगी u cos थीटा t। इस तरह से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? u cos थीटा t। तो हमें मिलेगा x इक्वल टू u cos थीटा t। So this is the equation, this is the formula to calculate displacement after time t on x axis। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये क्या मिला है हमें, तो हम बोलेंगे ये क्या है? This is the displacement, displacement of projectile this is the displacement of projectile on x axis after time t टाइम के बाद x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सेम इक्वेशन को y एक्सिस पे अप्लाई करते हैं और y एक्सिस के लिए इनिशियल वेलोसिटी बताओ। इनिशियल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस u sin थीटा, एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस माइनस जी, और कितने टाइम के बाद हम ये इक्वेशन को लिख रहे हैं? t टाइम के बाद। चलो सारी वैल्यूज रखते हैं। तो y एक्सिस पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कितनी है? y। तो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है y। इनिशियल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस u sin थीटा, टाइम की वैल्यू t, एक्सेलरेशन माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस यही वो इक्वेशन है जो हमें t टाइम के बाद y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट बताएगी। यही वो इक्वेशन है जो हमें t टाइम के बाद y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट बताएगी। तो हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज y, तो हम लिखेंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस आफ्टर टाइम t टाइम के बाद y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन के आंसर बताने आ गए जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछे थे कि प्रोजेक्टाइल किसी भी पॉइंट पर कहीं भी पहुंच जाए वहां पर आपको हर चीज कैलकुलेट करना आनी चाहिए। इवन वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंगल हो, या फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। मतलब हम प्रोजेक्टाइल का थोड़ा बेस बना चुके हैं, थोड़ा नहीं पूरा बेस बना चुके हैं। इतना बेस बना चुके हैं कि इस पे पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन की बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में कहानी को इससे आगे बढ़ाऊंगा। कहानी इंटरेस्टिंग है बच्चों, बने रहना साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। बने रहो साथ में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इससे आगे की कहानी समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।